सब्सक्राइब करें। 925 से लेकर 1025 ईस्वी तक दक्षिण भारत में पावरफुल एम्पायर्स का उदय हुआ। राजा राजा चोल प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम के राज्य में चोल साम्राज्य बहुत फैला। एक विजनरी लीडर राजा राजा चोल प्रथम ने चोल साम्राज्य को मजबूत किया और उसकी सीमाओं को बढ़ाया। वो तंजावुर में मैग्निफिसेंट बृहदीश्वरर टेम्पल के निर्माण के लिए जाने जाते हैं, जो चोलों के आर्किटेक्चरल प्रोवेस का प्रमाण है। उनके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल प्रथम ने विस्तार की उनकी लेगेसी को जारी रखा। उन्होंने सक्सेसफुल नेवल एक्सपीडिशंस का नेतृत्व किया, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों पर चोल डोमिनेंस स्थापित हुई। राजेंद्र की कमांड में एक फॉर्मिडेबल फोर्स चोल नौसेना ने ओवरसीज उनके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में क्रूशल रोल निभाई। इन एक्सपीडिशंस ने दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को भी बढ़ावा दिया। चोल कला और संस्कृति के पेट्रन्स थे। उनके शासनकाल में तमिल साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ। बृहदीश्वरर टेम्पल अपने टावरिंग विमाना और इंट्रिकेट कार्विंग्स के साथ चोल युग के आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर को दर्शाता है। चोलों ने तमिल साहित्य के विकास में भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। इस पीरियड में पश्चिमी चालुक्य भी दक्कन में एक प्रोमिनेंट पावर के रूप में उभरे। सोमेश्वर प्रथम के शासन में चालुक्यों ने दक्कन के उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए चोलों के साथ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट किया। दो पावरफुल एम्पायर्स के बीच इस राइवलरी का दक्षिण भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा। उत्तर भारत में प्रतिहार वंश ने बाहरी खतरों से क्षेत्र की रक्षा करने में क्रूशल रोल निभाना जारी रखा। उत्तर पश्चिम के गार्डियंस के रूप में जाने जाने वाले प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों की एडवांसेस के खिलाफ एक बुलवाक का काम किया। एक पावरफुल प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक रिपेल्ड किया। उनका शासनकाल प्रतिहार साम्राज्य के लिए स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का पीरियड था। प्रतिहारों ने भारतीय हार्टलैंड में अरब इन्फ्लुएंस के प्रसार को रोकने में सिग्निफिकेंट रोल निभाई। उनके वैलियंट एफर्ट्स ने सिग्निफिकेंट अपहीवल के समय में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रिजर्व करने में मदद की। दक्कन में एक और प्रोमिनेंट पावर राष्ट्रकूट वंश ने कला, वास्तुकला और साहित्य में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। सबसे नोटेबल राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम कला और साहित्य के पेट्रन थे। उन्होंने प्रशासन और साहित्य में एक द्रविडियन लैंग्वेज कन्नड़ के यूज को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रकूटों ने मंदिर वास्तुकला में भी नोटेबल कंट्रीब्यूशंस दिए। एलोरा का कैलाश मंदिर, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राष्ट्रकूट वास्तुकला का एक मास्टरपीस है। एक ही रॉक से कार्व्ड, यह उनके आर्किटेक्चरल स्किल्स और आर्टिस्टिक विजन का प्रमाण है। इन कल्चरल अचीवमेंट्स का दक्कन के कल्चरल लैंडस्केप पर एक लास्टिंग इंपैक्ट पड़ा। चालुक्य चोल राइवलरी इस पूरे पीरियड में जारी रही। दोनों एम्पायर्स दक्षिण भारत में सुप्रीमेसी के लिए वाइंग कर रहे थे। सोमेश्वर प्रथम के नेतृत्व में चालुक्य कई बैटल्स में चोलों से क्लैश हुए। ये कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों एम्पायर्स के रिसोर्सेज को ड्रेन करते हुए मिलिट्री स्ट्रेटजीज और इनोवेशंस के डेवलपमेंट का कारण भी बने। चालुक्य अपने स्किल्ड कैवलरी और युद्ध में हाथियों के यूज के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर चोल नेवल वॉरफेयर में एक्सेल करते थे और उनकी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। इस राइवलरी का दक्षिण भारत के पॉलिटिकल और मिलिट्री लैंडस्केप पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। इस बीच उत्तर और पश्चिम भारत में राजपूत क्लैंस का इमर्जेंस भारतीय इतिहास में एक नए चैप्टर का प्रतीक था। अपनी वैलर और शिवलरी के लिए जाने जाने वाले इन राजपूत क्लैंस ने उत्तर और पश्चिम भारत के विभिन्न हिस्सों पर अपना शासन स्थापित किया। कुछ प्रोमिनेंट राजपूत क्लैंस में गुहिल, चौहान और राठौर शामिल थे। अपने चीफ के साथ क्लैंस में ऑर्गेनाइज्ड राजपूत उत्तर भारत में एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में उभरे। उनका उदय प्रतिहार पावर के डिक्लाइन के साथ हुआ, जिससे उत्तर भारत कई राजपूत स्टेट्स में फ्रेगमेंटेड हो गया। उन्होंने इस एरा के दौरान उत्तर भारत के पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक को आकार देने में क्रूशल रोल निभाई। इस पीरियड के बाद के पार्ट में मध्य एशिया के एक तुर्की शासक महमूद गजनवी के भारत पर इंकर्जन देखे गए। मुख्य रूप से प्लंडर से प्रेरित महमूद के रेड्स ने वेल्थी टेम्पल्स और सिटीज को टारगेट किया। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर उनका अटैक हालांकि रिलीजियसली मोटिवेटेड था, लेकिन इसने बाहरी खतरों के लिए भारतीय राज्यों की वल्नरेबिलिटी को भी हाईलाइट किया। महमूद के इन्वेजन्स के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस थे। उन्होंने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जो मध्य एशिया की इस्लामी संस्कृतियों के साथ इंटरैक्शंस की विशेषता वाला था।
उनके रेड्स के कारण वास्ट ट्रेजर्स और कल्चरल हेरिटेज का भी लॉस हुआ। राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद यह इरा सिग्निफिकेंट कल्चरल अचीवमेंट्स द्वारा चिन्हित किया गया था। नालंदा और तक्षशिला जैसे लर्निंग के सेंटर्स फलते फूलते रहे, दूर दूर से स्कॉलर्स को आकर्षित करते रहे। विशेष रूप से नालंदा बौद्ध अध्ययन के लिए एक रिनाउंड सेंटर बना रहा, जो तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के स्टूडेंट्स को आकर्षित करता था। क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य का डेवलपमेंट गति पकड़ रहा था। इस पीरियड में भारत के विभिन्न हिस्सों में डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का इमर्जेंस देखा गया। कॉन्फ्लिक्ट और कल्चरल ब्रिलियंस दोनों से चिह्नित इस एरा ने उन पॉलिटिकल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस की नींव रखी जो आने वाली सदियों में भारत को आकार देंगी।